नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल क्रिमिनल लॉ विद परवीन राठी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम काफ़ी समय बाद आप लोगों के बीच में आए हैं। तो जो हम इतने समय बाद आप लोगों के बीच में आने का उद्देश्य है कि भारत में जो आपराधिक न्याय प्रणाली के जो 3 नए कानून लागू हुए हैं, उस संबंध में हम चर्चा करेंगे कि क्या तीनों नए कानून किस हद तक सही हैं, किस हद तक गलत हैं, क्या इसमें कमियां हैं, क्या होना चाहिए, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमने अपना एक शेड्यूल तैयार किया है कि हर संडे को हम तीनों नए आपराधिक जो कानून लागू हैं उस पर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि क्या इन कानूनों में लिखा है, क्या है, कैसा है। इन सब के लिए हम हर संडे को एक वीडियो बनाएंगे और हर शुक्रवार को हम अधिवक्ताओं से इसमें चर्चा करेंगे कि नए कानून पे क्या है। तो इसी क्रम में जो हमारा आने वाला शुक्रवार है उसमें हम अधिवक्ता सूरज कोहली जी से चर्चा करेंगे कि नए कानूनों में क्या प्रावधान सही हैं, क्या गलत हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो सूरज कोहली जी हमारे शुक्रवार को मुख्य अतिथि होंगे, तो उनके संबंध में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो नए कानून है इसमें हम थोड़ा इसके परिचय के बारे में बात कर लेंगे कि क्या इसमें छोटे मोटे बदलाव हुए हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, थोड़ा इसके संबंध में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें कई सालों बाद हमें 3 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम 3 नए कानून पूरे भारत में लागू किए हैं। इन तीनों नए कानूनों का उद्देश्य है कि जो हमारे पुराने तीनों कानून थे, दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून उन तीनों कानूनों को रिप्लेस करते हैं। क्योंकि वो कानून जो हमारे पुराने कानून थे वो औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश काल के कानून थे, तो वो वर्तमान में भारत की ज़रूरतों के हिसाब से कानून थे नहीं, क्योंकि ज़रूरतों को पूरा करते थे नहीं। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये तीनों नए कानून जो लागू किए हैं, जो वर्तमान में भारत की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इन तीनों कानूनों का उद्देश्य है कि भारत की वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना था, इन तीनों कानूनों का उद्देश्य। तो इन तीनों कानूनों में हमने देखा कि इन तीनों कानूनों का जो हमने पूरा वो निकाला है, वो इन कानूनों का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि किसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करके न्याय प्रदान करना है। इन तीनों कानूनों का उद्देश्य है कि किसी को दंडात्मक कार्रवाई न करके न्याय प्रदान करना इन तीनों कानूनों का उद्देश्य है। इसमें अधिक जोर न्याय प्रदान करने पे दिया गया है, जबकि वो तीनों कानून थे उसमें दंडात्मक कार्रवाई अधिक थी। तो ये हमारा चर्चा का विषय होगा। अब देखें, तीनों नए कानून देखें हम भारतीय न्याय संहिता। तो जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी, क्योंकि जो भारतीय न्याय संहिता है वो भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करेगी। और हमने देखा कि ये जो हमारी भारतीय दंड संहिता थी उसमें 511 सेक्शन थे, धाराएं थी 511। और जो अब की जो हमारी बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें 358 धाराएं हैं। तो इसमें कुछ धाराओं को हटाया गया है, कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं। तो इसमें हमने एक देखा कि इसमें छोटे मोटे पूरे 21 बदलाव किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में। तो इसमें हमने जैसे कुछ विषय में चर्चा करते हैं कि जैसे भारतीय न्याय संहिता में मॉब ब्लीचिंग को परिभाषित किया गया है। मॉब ब्लीचिंग आमतौर पर देखा जाता था कि भीड़ ने किसी पे हमला किया है, भीड़ का कोई हिस्सा, तो उसमें कानून का कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। तो इसमें भारतीय न्याय संहिता में मॉब ब्लीचिंग को परिभाषित किया गया है। एक तो ये बदलाव है। दूसरा जो इसमें मुख्य बदलाव है उन पे बात कर रहे हैं, बाकी तो हर संडे को गहनता से अध्ययन करेंगे। तो जो इसमें महत्वपूर्ण बदलाव थे उस पर बात कर रहे हैं। और इसमें एक बदलाव किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ झूठा आश्वासन देके या कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाता है तो उसके लिए भी इस भारतीय न्याय संहिता में दंड का प्रावधान किया गया है, इसको भी परिभाषित किया, जबकि ये आईपीसी में परिभाषित नहीं था। और इसमें एक महत्वपूर्ण तीसरा जो बदलाव है वो है संगठित अपराध और आतंकवाद को। जबकि इससे पहले क्या था कि आईपीसी में संगठित अपराध और आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया था, उनके लिए हर राज्य में अलग अलग कानून थे।
तो जो ये संगठित अपराध है, इनके लिए हर राज्य में अलग अलग कानून थे। तो इन सभी को भारत सरकार ने या विधायिका का उद्देश्य था कि इन सब अपराधों को एक सामान्य श्रेणी में लाया जाए। तो इसको भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किया गया है। अब जो इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव था वो था कि धारा 377 को हटाना। जो आईपीसी की धारा 377 थी वो भारतीय न्याय संहिता में उसे समाप्त कर दिया गया है, जबकि ये एक विवाद का विषय बन सकता है भविष्य में आने वाले समय में। 377 एक विवाद का विषय बन सकता है। तो इस प्रकार इसमें भारतीय न्याय संहिता में जो छोटे मोटे बदलाव हैं इसके लिए हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये रिप्लेस करेगी दंड प्रक्रिया संहिता को। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसको रिप्लेस करेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो हम देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता में जैसे 484 सेक्शन थे, तो अब इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसमें थोड़ा कुछ सेक्शनों में वृद्धि की गई है। तो ये अब कुल मिला के इसमें 531 सेक्शन हो गई, 531 धाराएं हो गई है। इसमें कुछ नए प्रावधान किए हैं कि जैसे पुलिस हिरासत थी। तो पहले पुलिस हिरासत क्या थी कि पहले पुलिस हिरासत थी कि पहले रिमांड के 15 दिनों के ही अंदर पुलिस हिरासत मिल सकती थी, जो दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान था। जबकि अब नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान को उनमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है कि यदि जो कम सजा वाले अपराध हैं उनमें पहले 40 दिन के अंदर तुम पुलिस रिमांड कभी भी ले सकते हो, और जबकि जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं उनमें पहले 60 दिन के अंदर तुम कभी भी पुलिस रिमांड ले सकते हो। तो ये इसमें थोड़ा बदलाव है, इसकी भी अभी आलोचना हो रही है, अधिवक्ताओं में रोष है, अलग अलग अधिवक्ता इस पे अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग सोचते हैं। तो इस पे भी थोड़ा अभी आलोचना चल रही है। और जो इसमें दूसरा बदलाव हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, पहले क्या होता था कि अमूमन देखा जाता था न्याय प्रणाली में या न्यायालयों में देखा जाता था कि अपराधी उपस्थित नहीं होता था। तो जब अपराधी उपस्थित नहीं होता था तो कोई भी केस आगे नहीं बढ़ पाता था। तो इस चीज को इन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा में दिया है कि यदि कोई अपराधी उपस्थित होता नहीं है या एक्यूज्ड उपस्थित नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में वाद चलाया जा सकता है और उसे सजा सुनाई जा सकती है। यह भी इन्होंने इसमें प्रावधान जोड़ा है। इसमें जो नागरिक सुरक्षा संहिता में है इसमें जीरो एफआईआर का भी प्रावधान को जीरो एफआईआर को भी परिभाषित किया है कि जो काफी समय से देख रहे थे कि जीरो एफआईआर, तो इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी इसको भी जोड़ा गया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में सम्मन जाते थे, किसी भी सम्मन को पहले सम्मन की कार्रवाई अलग होती थी, पुलिस के द्वारा भेजा जाता था, एक प्रोसेस था, मैनुअल प्रोसेस था, लेकिन अब ये नागरिक सुरक्षा संहिता में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सम्मन जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम देखते हैं कि जो पहले थे कुछ बदलाव थे, उसमें कुछ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ज्यादा बदलाव तो हुआ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं कि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 सेक्शन थे, यानी 167 धाराएं थी। तो अब उसमें 170 धाराएं की गई हैं। इसमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण चुनी है वर्तमान समय के अनुसार कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को और डिजिटल रिकॉर्ड को भी एविडेंस के रूप में स्वीकारा जाएगा, जबकि ये पहले नहीं था। ऐसा इसमें थोड़ा कम प्रावधान थे, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसको विशेष तौर पर परिभाषित किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और डिजिटल के माध्यम से भी इसकी जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो कोर्ट में एडमिसिबल हैं, स्वीकार्य हैं। और जैसे मौखिक साक्ष्य है, मौखिक साक्ष्य को भी आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें भी ये प्रावधान किए गए हैं। बयानों को भी आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो साक्ष्य अधिनियम में ये कुछ प्रावधान हुए हैं। इन तीनों नए कानूनों पे हम विस्तृत चर्चा करने के लिए हर संडे को आएंगे कि क्या इसमें प्रावधान है, कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया, वर्तमान परिस्थितियों में ये क्या कानून फिट बैठते हैं। क्योंकि न्यायपालिका और विधायिका का उद्देश्य जो है कि वो विधायिका का जो इसमें मेन उद्देश्य था वो दंडात्मक कार्रवाई न करके न्याय प्रदान करना कार्रवाई था, न्याय प्रदान करना इसमें उद्देश्य ये था। तो देखते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियों में भारत के जो 3 नए कानून बने हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ता आने वाले समय में, ये एक चर्चा का विषय होगा। अब तीनों नए कानून लागू हो चुके हैं। अब आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम संडे को नए वीडियो लेके आएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।